राम राम, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1,89,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। बजट में सरकार ने इस साल कोई नया कर नहीं लगाया है। बजट में किसान, खेती, युवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला समेत सभी विभागों के बजट में बढ़ोतरी की गई। बजट में सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं भी की हैं। सरकार ने 5 लाख किसानों के कर्ज का ब्याज और पेनल्टी माफ करने का ऐलान किया। साथ ही शहीद जवानों के परिवारों के लिए भी बड़े बजट का ऐलान हुआ। सरकार ने अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने का ऐलान किया। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान हरियाणा राजस्थान के बीच हुए पानी समझौते का मामला भी जब उस पर हंगामा हुआ। राजस्थान के साथ पानी समझौते पर सवाल खड़े करते हुए इसे रद्द करने की विपक्ष ने मांग की। सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष की मांग को सिरे से खारिज करते हुए समझौते को रद्द करने से साफ इनकार कर दिया। जब भी बजट पेश किया जाता है यही कहा जाता है कि कोई टैक्स नहीं है, और फिर उसके बाद टैक्सों की भरमार हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी बजट है, प्रयास किया जा रहा है सबको लुभाने का, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी अनदेखी जो है किसान की जाती है। इस बजट में फिर वही हालत है। जब इसको पूरी तरह से आप पढ़ोगे, देखोगे, हर मद में पैसा घटा हुआ मिलेगा, कम मिलेगा। चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे इरिगेशन है, चाहे आपका B&R है, हर डिपार्टमेंट में कटौती मिलेगी। 2005 से लेकर 2014 तक जो ग्रोथ और स्टेट डेब्ट था, कर्जे की बढ़ोतरी थी 14% पर एनम के हिसाब से, और इनकी हुई है 18% पर एनम के हिसाब से, जबकि किया कुछ नहीं। हमारे समय में 5 पावर प्लांट लगे, कितने मेट्रो आई, रेलवे लाइन लगी, कितनी यूनिवर्सिटियां बनी, कितनी सिटी डेवलप हुई, किया कुछ नहीं। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, कहते नौकरी तो दी नहीं, सरकारी पद खाली है, और कभी कहते CMI की वो गलत है, कभी कोई कहते, लेकिन जितनी भी एजेंसी हैं सब में ये क्या है कि हरियाणा में पूरे देश में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये है इसका बजट का दवाई लेखा जोखा। क्या है, विपक्ष ने तो सिरे से खारिज कर दिया। 1,89,000 करोड़ से ज्यादा का बजट मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के तौर पर पेश किया। इस साल कोई नया कर नहीं लगाया गया, यानी आम जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। ये बजट की खास बात यह भी रही। इसके साथ ही किसानों के लिए बजट में बड़ी घोषणा का ऐलान किया गया, बड़ी घोषणा की गई। किसानों के लिए जो ब्याज और पेनल्टी है, 5 लाख से ज्यादा किसानों को इसका लाभ होगा, क्योंकि कर्ज का ब्याज और पेनल्टी को माफ करने का ऐलान इस बजट में किया गया है। लेकिन विपक्ष ने सिरे से खारिज कर दिया कि कुछ भी खास इसमें नहीं है, जबकि 5 लाख से ज्यादा किसानों को इस ऐलान के बाद इसका फायदा मिलेगा। एक बड़ी राहत किसानों के लिए रहेगी। इसके साथ ही बजट में मुख्यमंत्री ने जो बड़ी घोषणाएं की, उसमें महिलाओं के लिए है, युवतियों के लिए है, तमाम वर्गों को साधने की बात कही गई, और साथ में यह भी कहा गया कि हमने अंत्योदय की भावना से ऐसा ऐलान किया, ऐसा बजट तैयार किया। शहीद सैनिकों के परिवार वालों को जो राशि अब तक कम मिलती थी, अब उसको 1 करोड़ कर दिया गया है। 50 लाख रुपए की जो अनुग्रह राशि का ऐलान पहले था, अब उसको बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया, यानी 50 लाख और उसमें जोड़ दिया गया। राज्य में 3 सशस्त्र बल तैयार करने के लिए, स्थापित करने के लिए भी इसमें ऐलान किया गया। बॉटनिकल गार्डन विकसित करने का भी प्रस्ताव इस बजट में रखा गया। बजट में इसका भी ऐलान किया गया है। तो ये बजट की कुछ खास बातें मैं आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक के जरिए। 3 नए उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित करने का भी ऐलान मुख्यमंत्री ने किया वित्त मंत्री के तौर पर, जब वो बजट पेश कर रहे थे, बजट पढ़ रहे थे। 8 नए राजकीय पशु अस्पताल खोलने का भी ऐलान किया गया है, जिसमें पशुओं के लिए थोड़ी सी, जो तमाम ग्रामीण हैं जो कि मवेशी पालते हैं, उनके लिए भी थोड़ा यहां पर सुविधा बढ़ेगी। 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का भी प्रस्ताव इस बजट में दिया गया है। इसके साथ ही 500 नए सीएम पैक्स स्थापित करने का भी प्रस्ताव इस बजट में रखा गया। लेकिन विपक्ष ने कहा कि इसमें कुछ भी नहीं है खास। 400 खेल नर्सरियां स्थापित की जाएंगी, इसका भी ऐलान किया गया। अब चुनावी समर में यह बजट है,
इस बजट में कई वर्गों को साधने की कोशिश भी होती है सरकारों की, क्योंकि उनका आखिरी बजट जब होता है तो उसमें कई घोषणाएं की जाती हैं, या फिर आम जनता भी, हर वर्ग उम्मीद करता है कि इसमें कुछ चुनाव से जोड़कर ऐलान जरूर होगा। पानीपत और सोनीपत में संयंत्र स्थापित करने की भी बात इसमें है। इसके साथ ही हिसार में एक उड्डयन महाविद्यालय खुलेगा। यह बड़ा ऐलान किया गया कि हिसार में एक उड्डयन महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाने का भी ऐलान किया गया है, यानी हरियाणा में ड्रोन निर्माण भी होगा और उसको बड़े स्तर पर स्थापित किया जाए, इसकी तैयारी है। 10 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड है। यह भी बजट का खास एक एंगल रहा कि 10 करोड़ रुपए स्टार्टअप फंड के लिए दिया गया है, ताकि जो स्टार्टअप करने वाले हैं उनको राहत मिले। 500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। यह भी बजट की खास बात है। हरियाणा विधानसभा में आज वर्ष 2024-25 के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया गया है। बजट को लेकर मुख्यमंत्री का क्या कहना है, हमारे साथ खुद प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल इस समय मौजूद हैं। आप बतौर वित्त मंत्री, आपकी ओर से बनाया गया बजट को पेश किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, अंत्योदय इस भाव से हम लोगों ने ये बजट बनाया है, जिसके अंदर विशेष तौर पर चाहे वो नारी शक्ति हो, चाहे हमारा युवा हो, हमारा किसान हो, गरीब व्यक्ति हो, इन लोगों के लिए हमेशा बजट की प्राथमिकता रखी जाती है। इस बार भी हमने वही रखा है और बहुत सोच समझ करके हमारे जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर रख करके हमने बजट बनाया है। हम किसी अपीजमेंट के नाते से कभी भी कोई काम नहीं करते हैं। हम हमेशा नीड बेस्ड हमारा बजट होता है, न कि डिमांड बेस्ड होता है। अभी तक पहले की सरकारें क्या करती रही हैं, इधर से ये डिमांड आ गई है, उधर से वो डिमांड आ गई है। हमारा डिमांड ठीक है, लोग करते हैं, करें, दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें भी आवश्यकता किसकी ज़्यादा है, नीड किसकी ज़्यादा है। तो नीड बेस्ड बजट करने में कभी भी कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आता, कोई हमें परेशानी नहीं होती है और उसको सब लोग सराहते भी हैं। आज हमारे बजट को दुनिया सराहती है। विपक्ष के लोगों को भी जो व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं वो कहते हैं हाँ बहुत अच्छा बजट है, तो इसलिए हमें परेशानी नहीं है। हम तो एक सिस्टम से, हरियाणा एक हरियाणवी की भावना से कोई भेदभाव किसी से करते नहीं हैं, उस नाते से ये बजट हमने कहा। बहरहाल तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जो बजट लेकर आए हैं, विपक्ष के लोग जब अकेले में मिलते हैं तो उसका स्वागत वो भी करते हैं, लेकिन राजनीति करने के लिए बाद में विरोध भी हो जाता है। बहरहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनसे मैं आपको तारीफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रवीण अत्रे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है अत्रे साहब आपका। भाग सिंह दमदमा है जेजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है दमदमा साहब आपका। रविंद्र ढुल है कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है ढुल साहब आपका। और रजत पंजेटा जी हैं इनेलो के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है पंजेटा साहब आपका। अत्रे साहब, बजट तो आपने पेश कर दिया और विपक्ष ने सिरे से खारिज कर दिया, ऐसा लगा कुछ हुआ ही नहीं। देखिए अतुल भाई के, जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष विशुद्ध रूप से राजनीति करते हुए और इस तरह के बयान जारी करता है या इस तरह की बातें बोलता है। लेकिन अगर आपने आज देखा होगा विधानसभा में जब मुख्यमंत्री जी बजट पेश कर रहे थे और जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की कि किसानों के कृषि ऋण की पेनल्टी और ब्याज सरकार ने माफ करने का कहा है, तुरंत नेता विपक्ष जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े हो गए और वो लगे किसी तरह से डिस्टर्ब करने, अलग अलग तरह के सवाल पूछने। उससे एक बात झलक रही थी कि वो कितना अपने आप को विचलित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज तक विपक्ष ने किसानों को अपना वोट बैंक समझा था, किसानों का वोट लेने के लिए तरह तरह की बात करते थे, लेकिन किसानों के लिए किया कुछ नहीं। और जैसे ही सरकार समय समय पे किसानों के लिए कोई योजना लेके आती है तो तुरंत हमारे विपक्षी मित्रों को परेशानी होनी शुरू हो जाती है। अब बड़ी हैरानी इस बात की है कि जब ये हमारे विपक्षी मित्र सत्ता में थे, इनसे अगर हम सवाल पूछ लेते हैं कि साहब आपके समय में कृषि का बजट कितना था, आज वर्तमान में कृषि का बजट कितना है, तो ये तुरंत एक बात बोलते हैं कि साहब आप जो है हमारे 10 साल पीछे चले जाते हो, आप अपनी बताओ। भाई हम जब ये कहते हैं कि आपके समय के मुकाबले हमने कृषि बजट 10 गुना कर दिया, ये पता चलता है कि वर्तमान सरकार कृषि क्षेत्र के अंदर विशेष तौर पे किसान भाइयों के लिए लगातार काम कर रही है। और जहां तक बजट की बात करते हैं, जब हम इनको ये बताते हैं कि क्या वजह थी कि जब आप सत्ता में थे, आर्थिक दृष्टि से हरियाणा पंजाब से भी पीछे था। हमारा बजट 2013-14 का अगर पंजाब से तुलना करें 13-14 की तो कम क्यों था? आज हमारा बजट पंजाब की तुलना में बढ़ क्यों गया? इस बात को हमारे विपक्षी मित्रों को समझना चाहिए और इस पे विचार भी अवश्य करना चाहिए। अतुल भाई, आज के बजट के अंदर अगर आप शिक्षा को देखेंगे, मैं सुन रहा था एक नेता ये कह रहे थे कि देखिए साहब हर मद में पैसा घटा हुआ है, आप देखिएगा, जबकि हर मद में पहले की अपेक्षा पैसा बढ़ा है। ये बजट जो है अगर वो पढ़ते तो शायद उनको पता लगता
चाहे कृषि क्षेत्र की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें, और इसके अंदर शिक्षा क्षेत्र में बजट का 11% एलोकेशन, जो हरियाणा के इतिहास में आज तक पहले कभी नहीं हुआ। किसी भी सरकार ने शिक्षा के बारे में इस तरह से विचार ही नहीं किया। और इस बजट के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाकायदा जो बच्चे हमारे स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते हैं, जब उनके लिए एक योजना की घोषणा की कि अगर उनके शिक्षण संस्थान की दूरी घर से 1 किलोमीटर से ज्यादा होगी तो ट्रांसपोर्टेशन मुफ्त सरकार मुहैया कराएगी। और स्वास्थ्य में अगर हम बात करते हैं अतुल भाई, स्वास्थ्य के अंदर आयुष्मान भारत जो योजना, जिसका मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले विस्तार किया था, 1 लाख से लेके 1,80,000 से लेके 3 लाख तक की आय के परिवारों को शामिल किया था। इस बजट में तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक को ये अधिकार और ये अख्तियार दे दिया कि 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा वो प्राप्त कर सके। जो इसके अंदर बाकायदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रोविजन किया कि 6 लाख रुपए सालाना से ज्यादा आमदन वाले परिवार भी सालाना 5,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन करके, साल में 5,000 ओनली का कंट्रीब्यूट करके 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकते हैं। ये इस बजट के अंदर जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा घोषणा की गई है। और मुख्यमंत्री जी ने तो स्पष्ट कहा कि देखिए, हमारा तो सीधा सीधा एक उद्देश्य है, ज्ञान, मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इनको सुविधाएं पहुंचाना, इनको सशक्त करना, इनको मजबूत करना और इनका उत्थान हो लगातार, इसका प्रयास करना। और इस बजट में आप देखेंगे तो पूरा बजट इसी चीज पे फोकस है। मोदी जी ने जो एक परिकल्पना या एक जो मोदी जी ने एक नारा दिया था कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, उसके अंदर सहयोग करता हुआ बजट है हरियाणा का। इस बजट के अंदर हरियाणा माननीय मोदी जी की उस घोषणा में अपना सहयोग देगा और वो बजट से में साफ नजर आता है। ठीक है, अगर हम अब जरा ढुल साहब से इसका जवाब लेते हैं। ढुल साहब, भाई प्रवीण अत्रे साहब ने बहुत सारी बातें गिनाई और आपने एक लाइन में खारिज कर दिया। इतना बड़ा बजट है, हर मद में पैसा बढ़ा है, लेकिन चाहे वो कांग्रेस हो चाहे इनेलो हो, सबने सिर्फ एक लाइन बोली, कुछ है ही नहीं। भाई कुछ तो होगा बजट में, या कुछ नहीं है तो क्या नहीं है? मैं आपको एक चीज बता दूं, इनको एक दिक्कत रहती है, वो है झूठ। ये झूठे बहुत है। अभी 1 मिनट पहले मैं टीवी पे सुन के हटा हूं कि हरियाणा के इतिहास में शिक्षा को कभी भी 11% बजट नहीं मिला। ये मैंने खोला हुआ कंसोलिडेटेड बजट फॉर 2014-15, 14.5% बजट श्रीमान जी, 14.5% was given to education sector in 2014 and 15। तो सबसे पहली दिक्कत इनके साथ में ये है, भारतीय जनता पार्टी के साथ, ऊपर से नीचे तक झूठ में घिरी हुई पार्टी। जो मुद्दे की बात है उसको छिपाना और उसके बाद में बातों को घुमाना फैक्टों के ऊपर। भाई आपने बजट को बढ़ा करके, बिल्कुल ठीक है, करेक्टली स्पीकिंग की भी हम लगातार बजट का साइज बढ़ा रहे हैं। नेचुरल सी बात है, बजट का साइज बढ़ेगा तो एलोकेशन बढ़ेगा। लेकिन यदि परसेंटेज वाइज बात करो ना श्रीमान जी, आपके एजुकेशन बजट को, सिर्फ आपके एजुकेशन बजट को पिछले साल से भी आपने जो है परसेंटेज में एजुकेशन का बजट 10.97 से घटा करके 10.94 किया है। पहले बात तो झूठ बोलना बंद कीजिए। नहीं, पहले तो आप, मैं ढूंढ साहब से एक ऐतिहासिक तौर पर शिक्षा को सबसे ज्यादा बजट देने का काम बताता हूं कि ये झूठ बोल रहे हैं या मैं अब देखिए, एक अवसर दे दीजिए पूछने का। नहीं, डोंट इंटरप्ट बिटवीन। चलिए, मैं बाद में पूछ लूंगा, मैं बाद में पूछ लूंगा ढूंढ साहब, मैं बाद में। हाँ, बाद में कुछ करिए आप, डोंट इंटरप्ट। मैं बाद में पूछ लूंगा, तो इसलिए मैं बताऊंगा झूठ आप बोल रहे हैं मैं। हाँ, नहीं, ये रहा तुम्हारे सामने कंसोलिडेटेड। मैं पूछूंगा ना, अरे आप 2014-15 कागज, मुझे आप पहले ये बता दीजिए। छोड़िए, अगर आपने करना शुरू कर दिया तो साहब ये बताइए कि 2014-15 का बजट कितना का था? मेरे बड़े भाई से मुझे बड़ी समस्या होती है, मुझे इंटरप्ट करेंगे बीच में। एक बार सुन लेते हैं ढुल साहब को, सुन लेते हैं एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद अपना वर्जन कैसे रखूंगा? बोलिए ढुल साहब बोलिए। कोई नहीं, मैं बाद में पूछ लूंगा। अब ये रुकिए, अब हम आते हैं इनके उसके ऊपर, हाउ दे आर गेटिंग द मनी। 32% से ऊपर जो पैसा आपका जो है लोन के अंदर आ रहा है। जितना पैसा पिछले साल में, आप बताइए, पिछले साल इन्होंने 64,500 करोड़ रुपए लोन लिया, इस साल 67,500 करोड़ लोन लिया। जितना पैसा आप इतने में लोन ले रहे हो, पिछली बार का जितना आप बताइए, उतना सारा का सारा पैसा के चुकाने में नहीं गया। अब चलो
एक मिनट के लिए कह देंगे नहीं ये तो घुमाने वाली बात हो गई, ये चुकाने में तो नहीं गया। तो मैं आपको बता दूं कि टोटल बजट का 14% तो आपका जो है केवल ब्याज चुकाने पे जा रहा है, और 32% टोटल बजट का जो है आपका कर्ज चुकाने पे जा रहा है, जिसमें से 14% केवल ब्याज का वो है, और रह गया कितना आपका 70% बजट। अब आप कहिए उस 70% बजट के अंदर आप खेलेंगे, यदि आप उस 70% बजट के लिए खेलेंगे तो आपने जो मेजर एलोकेशन का है हेल्थ के लिए उतना ही है, कुछ मिनिमम पॉइंट के ऊपर हल्का सा बढ़ाने का काम किया है, 4.97 से समथिंग लगा करके 5 पॉइंट समथिंग, मतलब जितना पिछली बार था हेल्थ का परसेंटेज का एलोकेशन इतना ही पिछले साल था, इतना ही अब की बार है। बहुत मेजर एलोकेशन जहाँ पे घटाया, ये कहते हैं ना बिजली बिजली बिजली, हमने बिजली का काम किया है, बिजली के अंदर हमने बजट किया है, आगे भी बिजली के अंदर हमें एनर्जी के अंदर, इन्होंने पिछले साल एनर्जी को विभाग एक अलग से बनाया, सभी विभागों को मर्ज करके पिछले साल उस विभाग को एलोकेशन थी 8300 करोड़, जिसे घटा करके अब की बार किया गया 7000 करोड़, और ये यहाँ पे 1300 करोड़ रुपए बजट के अंदर एनर्जी को एलोकेशन घटा करके ये कहते हैं कि जी हम एनर्जी जो हरियाणा को बिजली के मामले के अंदर हरियाणा को विकसित बनाने का हम काम करने का काम करेंगे, और हमने किया है, करके दिखाया है। तो ये किया है, करके दिखाया में पिछले साल से एलोकेशन आपने 1300 करोड़ रुपए क्यों घटाने का काम किया श्रीमान जी, इसका उत्तर दे। ठीक है, इसी प्रकार से जो बहुत मैं सारी आपसे पूछ लूं, आप कुछ मैं बोल दूं? नहीं फिर मैं ठीक है, जल्दी से ढुल साहब जल्दी बात पूरी करें। तो इस मेरे पास में कोई एक ऐसे पॉइंट नहीं है जिनके ऊपर इनका झूठ मैं पकड़ने का काम कर रहा हूँ, ऐसे अतुल जी देखिए, ठीक है अत्रे साहब जल्दी से काउंटर, उसके बाद में पंजेटा साहब के पास जाओ। अत्रे साहब छोटा सा काउंटर। आगे और झूठ बताऊंगा इनके। अब ढुल साहब सुन लो। देखिए पहला विषय तो ये है कि ढुल साहब ये कहते हैं कि 14-15 के अंदर हमने जो शिक्षा के ऊपर प्रोविजन किया था वो हमारा 14% था। ढुल साहब आपका 14-15 में, हालांकि आप अक्टूबर में चले गए थे, आपने जो बजट बनाया 14-15 का, कुल बजट कितनी अमाउंट का था ढुल साहब? जनता भी कैलकुलेशन कर लेगी कितने फिर वही बजट बताइए ना, ऊपर मत जाइए, बजट के साइज के ऊपर मत जाइए। आप बजट के इकोनॉमी भी ग्रो करती है, इकोनॉमी के साथ बजट का साइज ग्रेजुअली ग्रो दावा करता ये है, करते हैं कि हमारा काम नहीं कर रहे हो। वो 63,000 करोड़ का अरे दावा बजट के साइज में मत जाइए, 14% कह सकते हैं, बजट के साइज में नहीं जा सकते आप, फिगर बताइए ना, आप बजट के साइज में नहीं जा सकते। हर साल बढ़ता है, क्या बोला, हर साल बढ़ता है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, हर चीज बढ़ रही है, बजट के साइज नहीं, आपने बजट की परसेंटेज की बात की है। सुन लीजिए ढुल साहब, अब सुन लीजिए ढुल साहब, सुन लीजिए फिर अपनी बात रख लीजिए ढुल साहब, अब एक एक करके आप बजट के ऊपर बात करेंगे, मैं उसके लोन के ऊपर बात करूंगा। उस समय केवल 67,000 करोड़ का लोन था, आज जो है 3.25 लाख करोड़ का लोन है हरियाणा के ऊपर। अभी जो चिल्लाने लगे भाई, अगर आपकी चिल्लाने की बात नहीं है, बजट के साइज के ऊपर मत जाइए, ऐसा काम मत करो ढुल साहब, ऐसा काम मत करो, बजट के साइज में मत जाइए। या तो सच बोलिए। आपने परसेंटेज की बात की, आपने कहा ऐतिहासिक तौर पर हरियाणा के अंदर किसी भी सरकार ने चेक कीजिए आपने क्या किया था, आप झूठ बोल के कैसे काम चलाएंगे? अब दूसरा झूठ देखिए उन्होंने क्या, मैंने आपका झूठ पकड़ने का काम किया, बजट के साइज के ऊपर जाएंगे। ऐसे चिल्लाओगे तो कैसे बात बनेगी? अब देखिए पहला झूठ तो पता लग गया कि शिक्षा के मामले में झूठ बोले, झूठ बोल रहे हैं ये कहते हैं कि अब फिर यार आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं, आप खुद बता दीजिए, आप मेरे को परसेंटेज बताइए जिस परसेंटेज का आपने पहले जिक्र किया था। देखिए आप पहले उस परसेंटेज के ऊपर बात कीजिए जिसके ऊपर आपने पहले जिक्र किया था। कैसे बात बनेगी ऐसे? आप पहले परसेंटेज की बताइए कि क्या मैं फैक्चुअली सही हूँ या नहीं हूँ परसेंटेज के मामले में, तो बाद में उसके बाद आगे बात करेंगे। अब ये खुद नहीं आ रहा बोल, क्या दोष है? अब दूसरी बात, इन्होंने एक बात और कही है कि साहब आपके बजट का 32% तो कर चुकाने में जा रहा है। साहब जिस बजट के अंदर 55,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रोविजन हो, मतलब लगभग 30%, और जो हमारा फिक्स एक्सपेंडिचर, अगर उस पर नजर मारी होती ढुल साहब ने, तो ढुल साहब इतना बड़ा झूठ यहां बैठ के ना बोलते। आपका 30% कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोविजन हो गया, आपके फिक्स एक्सपेंडिचर जो है बजट के अंदर वो लगभग 63% के करीब जा रहे हैं, तो 32% कैसे चला गया? थोड़ा सा ये कैलकुलेट कर लेते। और दूसरी बात ढुल साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, अगर आप इतने बड़े डेवलपमेंट के हितैषी थे तो क्या वजह थी कि कृषि का बजट मात्र आपका 800 करोड़ रुपए था? क्या वजह थी इसकी? भाई आज अगर हमने उसको 10 गुना कर दिया तो आप ये यहाँ पे बैठ के मत बोलिए, या तो फिगर दीजिए कि देखिए साहब ठीक है अत्रे साहब ठीक है। रजत पंजेटा जी, पंजेटा साहब, अब यहाँ पर प्रश्न यह है कि 2014-15 में बजट का साइज क्या था या फिर परसेंटेज क्या था? क्या वाकई ये आंकड़ों को घुमाने का तरीका है सरकार की तरफ से और विपक्ष की तरफ से? क्योंकि भाई सबको पता है कि हर साल बजट में बढ़ोतरी होती है और इस बार भी
जब मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के तौर पर यह बजट पेश किया, उसके बाद उन्होंने हमसे भी बातचीत में कहा कि अंत्योदय की भावना से हमने किया, हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, हमने हर एक क्षेत्र को एक संवारने की कोशिश की, मद में पैसा भी बढ़ा, तो हमारी भावना थी कि हर वर्ग को राहत मिले। फिर भी एक लाइन में खारिज करना नहीं लगता है कि हाँ सिर्फ राजनीति है? कुछ तो तर्क होगा, कुछ तो बजट के लिए होगा। नहीं, बिल्कुल तर्क के साथ अतुल जी देंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री जी अगर ये बात कह रहे हैं तो अंदर की बात जो होती है, कोई बजट का, जैसे इस बजट में भी जो पेज नंबर 7 है वो कंसोलिडेटेड फंड का है, वो हर बजट का एक परसेंटेज मेथड के साथ कि आपका ये टोटल बजट है और उसमें कितने परसेंट की एलोकेशन आपने किस सेक्टर में करी है। डोल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डोल साहब ने जो बात कही है उसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास सभी की सारी फिगर्स हैं। शिक्षा में इन्होंने 0.3% जो है वो शिक्षा और खेल में वो कम किया है। कृषि में 2.8 कम किया है, 0.28 ग्रामीण विकास में 0.09, परिवहन सड़क में 0.14 और अन्य सेवाओं में 0.03, स्वास्थ्य में 0.28 की बढ़ोतरी करी है। सामाजिक कल्याण में भी मामूली 0.008 की बढ़ोतरी करी है। और 17% के आसपास जो है वो जो ऊर्जा वाला आप बात कर रहे थे पॉइंट, वो बिजली वाला, तो उसमें 17% की घटौती है उसके अंदर। और देखिए ये बात जो है आप वो फूल अराउंड नहीं कर सकते। इसी के जो पेज नंबर 13 है जो बजट का, उसके अंदर साफ है कि अब जो है प्रदेश के ऊपर 3,17,982 मतलब 3,18,000 करोड़ का जो सरकार अभी बता रही है, अभी देखते हैं सीएजी में क्या रिवाइज करके कोई फिगर आती है, इतना कर्ज आज जो हो चुका है प्रदेश के ऊपर है। ये इनके बजट के पेज नंबर 13 के ऊपर है। तो अगर इतना है तो मतलब हर व्यक्ति आज जो है वो 2 लाख कर्जदार है, 2 लाख का वो कर्जदार है। और उसके बाद अगर आप देखें तो 34,000 जो करोड़ का जो है अतिरिक्त जो बोझ है, बढ़ोतरी हुई है। ये जो पिछले साल के कंपैरिजन में मैंने आपको बताया है कि 3,18,000 जो फिगर है। देखिए 67,000 का लोन ले रहे हैं, 67,000 करोड़ का इस बार और लोन लेंगे अतिरिक्त, और 60,000 केवल का आदगी में चला जाएगा। मतलब इसमें जो इनका पिछला इंटरेस्ट है जो पिछला और लिया हुआ है लोन का, तो अगर 60,000 करोड़ दे देंगे, 67,000 जो आपकी बोरोइंग है लोन में, तो फिर बचा क्या? तो आप किस क्षेत्र के ऊपर क्या करेंगे? और घटौती जैसे हर बजट की, जैसे अगर 22-23 की एक पूरी जैसे चार्ट है, मैं आपको एक चार्ट ये दिखाता हूँ, तो ये पूरा कंपैरिजन 22-23 का, 23-24 का, ये सारा का सारा आपकी बजट में क्या एलोकेशन थी, और उस एलोकेशन में हर साल बजट का परसेंटेज मेथड होता है कि आपने इतना बजट लिया और उसके हिसाब से लिया। तो इसके अगर देखा जाए तो किसी वर्ग को अगर आप सोचते हैं कि सीधा कोई लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। जीएसटी भी सेंटर जो है बार बार रेट रिवाइज करता है, ये परम सत्य है। बढ़ाए जाते हैं, स्लैब चेंज किए जाते हैं। और जनता को अगर आप सोचते हैं इसमें किसी जनता को कोई मतलब अगर रेट्स की बात करें 2000, क्योंकि आपने प्रश्न सीधा 2014 से लिया, तो 2014 में क्या तेल का रेट था, क्या सोने का रेट था, क्या आपने जीएसटी लगी थी क्या नहीं लगी थी किसान के उपकरण के ऊपर, उसके बाद लेबर कॉस्ट क्या थी। इनपुट कॉस्ट के अंदर जब आता है तो इनपुट सारी ये चीज ली जाती है। और इनकी एनएसओ की रिपोर्ट है कि किसान की जो आज आय है वो 27 रुपए प्रतिदिन है। जहां तक इन्होंने एक बात करी जिसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस डाला, जो किसान को लेके इन्होंने जो बात की भी, किसान के ऊपर हमने ब्याज जो है और उसके ऊपर जो पीनल इंटरेस्ट है वो ये बताएंगे कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज का है या इसके अंदर कोई जो थोड़े बड़े लोन है वो भी है। क्योंकि जहां तक मेरे को जानकारी है, और मैं खुद का भी एक इनकी जो स्कीम्स है, ये किस तरह किसान को स्कीम का बेनिफिट ना पहुंचे ज्यादा से ज्यादा लोगों को, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ इस चीज का। मैं टीवी पे बैठ के ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैं आपको लाइव बड़ी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जिम्मेवारी के साथ, कि किस तरह लाभ ना पहुंचे उसके कितने बहाने हैं इन लोगों के पास, कितने बहाने अपने डिपार्टमेंट से निकलवाइए जाके डिपार्टमेंट कंसर्न के साथ कि आप आम जनता तक ये लाभ पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा। जवाब ले लेते हैं पंजीरा साहब, जवाब लेते हैं। दमदमा साहब, भाई कांग्रेस ने तर्क के साथ कहा कि अत्रे साहब ने झूठ बोल दिया, 2014 से उन्होंने कंपेयर कर दिया, और फिर मामला हो गया कि बजट का साइज और फिर परसेंटेज कितना था, एलोकेशन कितना था। पंजेटा साहब भी बता रहे हैं कि भाई हर मद में आप कह रहे हैं कि हमने बढ़ाया है, बहुत सारे में घटा है, और जो किसान की बात आप कर रहे हैं तो उस 14 से लेकर अब तक में
बहुत कुछ बदल गया है, उसमें जीएसटी भी शामिल है, फिर भी आपका बजट पूरी तरह से इनका खारिज करना यह समझ से थोड़ा सा परे होता है, लेकिन कुछ तर्क वो दे रहे हैं। आयुष जी देखिए, विपक्ष का काम है कि कोई भी बजट आए और उसे एकदम से खारिज करना। ये अपनी क्लास में इस तरह का पढ़कर आते हैं मेरे कांग्रेस के मित्र और आईएनएलडी के। देखिए, अगर इन्हीं की हम जो इनकी अंकों की गणना है या कारीगरी है, मैं उसको बताता हूं कि जिस प्रकार ये अपना तो अंकों की देखते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जिस प्रकार से सकल ऋण स्टॉक जो निर्धारित सीमा में रखना होता है, और उसमें हम सफल हैं। संशोधित जो 2023-24 में ऋण जो जीएसडीपी के अनुपात में हमारा 26% है, और जो जीएसडीपी की निर्धारित सीमा है वो 33.10% से हमारी काफी कम है। इसको हम बचाने के अंदर काफी कामयाब हुए हैं। और इन्होंने कर्ज के ऊपर बताया, वो मैंने बताया, राजकोषीय घाटा जो जीएसडीपी का 2.77% है हमारा, जो कि 3.50 के आसपास रह सकता है हमारा। हम उससे भी, पंजाब तो 50% के करीब, 48% के करीब पहुंच चुका है इसका जीएसडीपी का। लेकिन आज मैं नहीं समझता कि ये जो अपने पक्ष को किस हिसाब से रखते हैं। जो सबसे बड़ा बजट का हमारी बात थी 21,187 एजुकेशन के लिए, और 9,579 हमारे हेल्थ के ऊपर आया है। वेलनेस सेंटर खोलने की बात हुई है हमारे 500, और जो स्वयं सहायता समूह है वो लगभग हमारे प्रदेश में 1 लाख के करीब पहुंच गए। और इसकी कीमत मैं बताना चाहता हूं कि हर गांव में जब स्वयं सहायता समूह खुलते हैं तो महिलाओं को अपना काम करने के लिए आजादी खुली मिलती है, ग्रुप्स के अंदर काम होते हैं और उनका जीवन स्तर ऊपर उठता है। बहुत से ऐसे काम होते हैं गांव के अंदर, क्योंकि अमूमन सैलरीड कम होते हैं, खेती में काम करने वाले लोग गांव में ज्यादा होते हैं, अपना व्यवसाय छोटा मोटा करने वाले होते हैं, लेकिन स्वयं सहायता समूह जो ग्रुपों की संख्या 1 लाख के करीब पहुंचाई है, ये इसी का एक जीता जागता उदाहरण है कि गांव में सरकार की योजनाओं का पूरी तरह से समझा जा रहा है और उनको उसके ऊपर अमल किया जा रहा है। हमारा 1,000 करोड़ का नियमित कॉलोनियां, ये कॉलोनियां कौन काटते हैं? कॉलोनियों वाले कॉलोनियां काट कर चले जाते हैं, ना सड़कें देते हैं, ना रास्ते देते हैं। ठीक है, कार्रवाई करते हैं तो आम जनता उसके अंदर पिसती है। ये भी एक दुख का विषय है, क्योंकि कॉलोनी वाला अपनी कॉलोनी काट कर चला गया और खून पसीने की कमाई से किसी ने 2 बिस्वे 4 बिस्वे का प्लॉट ले लिया, लेकिन फैसिलिटी कौन देगा? हम फैसिलिटी के तौर पर जो नियमित कॉलोनियां की हैं उनके लिए उसका प्रावधान रखा है। हर वर्ग को देखते हुए हमने उसके अंदर प्रावधान रखने का काम किया है। अब जिन जिलों में पानी की जो भूमि में जो डार्क जोन में है या भूमि उनका जल स्तर बहुत नीचे है, हम उनमें जो सिंचाई के लिए है, चाहे वो सिंचाई पौंड बनाकर हो, चाहे डैम के मार्फत हो, या कोई पुराना किसी का ट्यूबवेल है, हम पाइप बिछाने का जो ग्रामीण है किसान, उन्हें पाइप बिछवाने का काम सरकार करेगी। उसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है। पशुधन जो हरियाणा प्रदेश के अंदर एक गौरव का विषय है कि हमारे जो 8 नए राज्य स्तरीय जो हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं, 18 औषधालय पशु के, वो हमारे प्रदेश के अंदर खोले जा रहे हैं। और बजट की ये किस प्रकार से तुलना करते हैं, मैं तो ये समझ ही नहीं सका। परिवहन और नागरिक उड्डयन में जो 3286 था, अब की बार 707 करोड़ बढ़कर आया है, 3,993 करोड़ हुआ है। मैं नहीं समझता कि ये कौन सा गणित लगा के रहे। शहरी विकास नगर ग्राम योजना में जो 4323 था, वो लगभग 5,980 1657 करोड़ रुपए बढ़कर आता है। उसके अलावा और भी है, हमारे जो सिंचाई है, जल संसाधन है, उसमें 1474 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। लोक निर्माण विभाग जो सड़कें, हमने 20,000 किलोमीटर जो सड़कें हैं उनका सुदृढ़ीकरण, स्ट्रेंथनिंग और वाइडनिंग की है। अब 9,000 किलोमीटर सड़कों का और लक्ष्य रखा है हमने, उसमें भी लगभग बढ़ाकर बजट देने का काम किया है। लेकिन हाँ, वो बात ठीक है, ब्याज भुगतान का हमारे ऊपर उसमें जरूर है कि सरकार का काफी अंश ब्याज के लिए जाता है, लेकिन उसकी भी जो तय सीमा होती है, हम गाइडलाइन के अंडर हैं। एक हमें जो एक छूट होती है कि आप यहां तक जा सकते हैं, हम उसके अंडर कर रहे हैं। पिछले बजट की अभी तुलना ढोल साहब करवा रहे थे, मैं यदि उस तुलना के अंदर जाए तो जो कर्ज था वो 3-3 गुना बड़ा होता था। आज ये कई मित्र कहते हैं 4 लाख करोड़ कर्ज है, कोई 3.5 लाख करोड़ कहते हैं। आज उनकी बात पर किसी तरह आ जाए, लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास तो हमारा जो बजट है वो पहुंच चुका है। और कितना है? हम डबल के आसपास हैं। ये 3-3 गुना में रहते थे अपने समय के अंदर। आज बजट के अंदर प्रत्येक वर्ग का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है, चाहे उसमें महिलाओं का हो,
चाहे उसमें शिक्षा का हो, चाहे उसके अंदर जिस प्रकार अभी प्रवीण ठीक अत्रे जी मेरे है, भाई ठीक ने है। एकदम दमनवा बताया साहब, दमनवा साहब, स्कूलों के अंदर इसका जवाब हम लेता हूं। सुविधा ढूल साहब, देंगे जहाँ पे भाई स्कूल प्रवीण अत्रे खोल साहब सकते ने हैं। बताया कि झूठ उन्होंने नहीं, आपने बोला। आ रहा हूं, अत्रे साहब आ रहा हूं। दमनवा साहब बता रहे हैं कि भाई आप नकार सकते हैं, विपक्ष में हैं, लेकिन आप बजट के तमाम जो घोषणाएं हैं उनको अगर देखेंगे तो सिरे से खारिज करने वाली स्थिति नहीं है। हाँ, कुछ सवाल आप उठा सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि हाँ, ब्याज को लेकर आपने सवाल उठाया, अच्छा सवाल था। आप ये कह सकते हैं कि बजट हर साल बढ़ता है क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके साथ साथ तमाम चीजें, महंगाई बढ़ रही है तो तमाम चीजों पर उसका असर आता है। 14 से अब की तुलना हम नहीं कर सकते, वाजिब बात है, लेकिन पूरी तरह से खारिज करने वाला भी वाजिब नहीं है। देखो, मैं क्या तो एक चीज बता रहा हूँ। बजट को यदि आप असेसमेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हमें बजट को पढ़ना आना चाहिए, पहली चीज तो है ये। अब उस समय के रेवेन्यू रिसिप्ट को यदि आप देखेंगे तो 2014 जब कांग्रेस की सरकार गई, इवन 2005 में जब इनेलो की सरकार गई, उस समय पे कितना छोटा बजट होता था। इसका कारण ये था कि हमारे पास में रिसिप्ट्स बहुत कम थी। उस समय पे हमने जो है 33,000 करोड़ रुपए के आसपास में उस समय पे रेवेन्यू रिसिप्ट्स थी। 33,000 करोड़ का 3 गुना, यानी कि लगभग 1 लाख करोड़ से थोड़ा सा कम का बजट उस समय पर था। ठीक है, उस समय पर लगभग उतना 3 गुना। आज के दिन में रेवेन्यू रिसिप्ट इनके पास में जो है, आज की एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसिप्ट 1,19,000 करोड़ की इन्होंने लिखी है, यानी कि उस समय से 3 गुना ज्यादा जो है आज के दिन में हरियाणा सरकार को कर की और अन्य मदों में प्राप्ति हो रही है। तो 1,11,000 करोड़ रुपए ये कमा रहे हैं। 2 लाख करोड़ के आसपास का इनका बजट है, जिसमें 67,000 करोड़ रुपए ये बढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें 67,000 करोड़ रुपए बढ़ाएंगे लोन से। ऐसे बजट का साइज को बढ़ाया जाता है और ये जांचा परखा तरीका है। ऐसा नहीं है कि मैं ये इसको बिल्कुल सिरे से खारिज कर दूं। उस समय के रेवेन्यू रिसिप्ट के हिसाब से, उस समय के बजट का साइज आप देखिए, आज के रेवेन्यू रिसिप्ट के हिसाब से यदि आपके आज के बजट का साइज देखेंगे तो नेचुरली मैं आपको बता रहा हूं, उस समय के मुकाबले जो है आज का बजट का जो ये बढ़ाने का, ये एनुअल बढ़ाने का साइज है, ये बहुत कम है। हाँ, लेकिन ये प्रोपेगेंडा इतना गजब का करते हैं। पहले कहेंगे 1 लाख करोड़ का कर दिया जी, जब क्योंकि हम 93,000 करोड़ समथिंग से थोड़ा सा नीचे हम उसको छोड़ करके गए थे। जैसे ही 1 लाख करोड़ का फिगर क्रॉस हुआ ना, इन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। जैसे अब 2 लाख करोड़ के ऊपर बहुत बड़ा जबरदस्त प्रोपेगेंडा इन्होंने फैलाने का काम किया है। अब बजट का साइज, बजट की परसेंटेज अलोकेशन बजट एट ए ग्लांस में देख करके बड़ा क्लियर से पता लगता है कि सरकार इतना रुपया कमा रही है, इतना उसके ऊपर कर्ज ले रही है और उसके बाद में इतना लगा रही है। सरकार की कमाई प्लस कर्ज के हिसाब से जो है एलोकेशन होती है, और जो एलोकेशन के अंदर ये हमेशा हारते। कांग्रेस के समय की एजुकेशन की एलोकेशन 15% तक, 16% तक भी गई है। जो लास्ट मैंने बताया था हमारा बजट 14.5%। इन्होंने खुद प्रोपेगेंडा किया शुरुआत में कि 11%, ऐतिहासिक तौर पे इतना कभी नहीं हुआ, जबकि 14.5% तो हम करके गए थे। तो ऐतिहासिक तौर पे लोएस्ट शिक्षा के ऊपर जो रेवेन्यू रिसिप्ट के हिसाब से देने वाली सरकार है ये। और मुझे बताइए कि क्यों और किस लिए इन्होंने जो है ऊर्जा का, क्योंकि अल्टरनेट, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी को हम फैलाने का काम करेंगे। 4 करोड़ लोगों को, 4 करोड़ जगह पे जो लोगों को सोलर एनर्जी देने का काम करेंगे। एनर्जी डिपार्टमेंट के अंदर अब अल्टरनेट सोर्स भी और नॉर्मल पावर भी सारा कुछ मिला दिया। इनके खुद के बजट एट ए ग्लांस में लिखा है पिछले साल से 1300 करोड़ रुपए हमने जो एनर्जी का बजट कम किया है। ये मुझे बताएं कि आपने शिक्षा का, एनर्जी का बजट कम क्यों किया। ये बताएं कि आपने एजुकेशन का बजट क्यों कम किया। ये मुझे ये बिल्कुल क्लियरली इनको ये बताइए भाई। अत्रे साहब बताइए, पॉइंट वाइज पूछ रहे हैं। अत्रे साहब, अतुल भाई, अब ये है, ये मेरे हाथ में बजट डॉक्यूमेंट है, ये आप देख ही रहे हैं। मेरे अब सामने मैं भी पहले है सर। बताता हूँ ये मित्र कैसे झूठ बोलते हैं। बजट डॉक्यूमेंट के अंदर बड़ा स्पष्ट लिखा है, शिक्षा के अंदर पिछली बार जो एलोकेशन थी वो 18,394 बताइए सर। अरे रुको भाई, बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। आप कह रहे हो एलोकेशन कम कर दिया, बता रहा हूँ। 18,344.29 करोड़ रुपए पिछली बार के बजट में एलोकेशन थी शिक्षा में। अब की बार 21,187.46 करोड़ रुपए की एलोकेशन है शिक्षा के अंदर। अब इसके अंदर 15.49% का इंक्रीज है पिछले साल के मुकाबले। उसके बाद इन्होंने बात की स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के अंदर अगर हम पिछले साल के बजट को देखते हैं तो एलोकेशन थी 7,731.88 करोड़ रुपए और अब की बार है 9,500
80 करोड़ रुपए लगभग, मतलब इसके अंदर 23.89% का इंक्रीज है बनिस्बत पिछले बजट के, जो यहाँ पे मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट। अब देखिए, अब इनका कमाल, अब ये कहते हैं कि साहब हमने शिक्षा पे 14% की एलोकेशन की थी अपने समय में। मैंने केवल एक फिगर पूछा कि आपका बजट कितनी अमाउंट का था, आपकी शिक्षा पे एलोकेशन कितनी अमाउंट की थी, परसेंटेज दर्शक निकाल लेंगे, आप यहाँ बता दीजिए। अगर आप कहेंगे तो मैं बताऊंगा इनके समय का। अब देखिए, एक बड़ी गजब बात कही इन्होंने, ये कहते हैं कि साहब हमारे समय की रिसिप्ट कम थी, इनके समय की रिसिप्ट ज्यादा हैं, इस वजह से बजट का साइज बढ़ गया। बिल्कुल ठीक बात है, रिसिप्ट बढ़ती है तो साइज तो बढ़ेगा, लेकिन अब इन्होंने रिसिप्ट कम और ज्यादा का वजह क्या है, इस बारे में बात भी करना ठीक नहीं समझा। सब देखिए, रिसिप्ट को हम बड़ा क्लियर जानते हैं कि आपके 3 सेक्टर्स हैं, जिसके अंदर कृषि है, इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर। एक सरकार अपने आर्थिक प्रबंधन से इस तरह के हालात प्रदेश में पैदा करती है कि आपकी इंडस्ट्री ग्रो करती है, जिससे आपका जीएसटी और दूसरे टैक्सेस वगैरह ज्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। आपकी कृषि के अंदर जो सुविधाएं देती है, आपकी कृषि का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ जाता है, और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। जब सरकार की नीतियों की वजह से तीनों सेक्टर के अंदर ग्रोथ आती है, उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है, स्वाभाविक है रिसिप्ट बढ़ेंगी। और इसी बात का तो हम दावा करते हैं कि हमने आर्थिक प्रबंधन इस तरह से किया कि तीनों सेक्टरों के अंदर ग्रोथ आई, और जिसकी वजह से बजट साइज बढ़ा। प्रदेश की जीएसडीपी आपके मुकाबले आज बढ़ क्यों गई? पर कैपिटा इनकम आपके देखिए 1,37,000 के करीब पर कैपिटा इनकम इनके समय में थी, आज वो 3.25 लाख के करीब इस बजट के अंदर प्रोविजन है। तो ये इतना ग्रोथ कैसे हुआ? ये सरकार की आर्थिक नीतियों का नतीजा है। और इसको भी अगर आप ये कह के डिनाइट करेंगे कि साहब आपकी रिसिप्ट ज्यादा है, हमारी कम थी, भाई आपकी कम थी यही तो हम कह रहे हैं। फिर एक बात कहते हैं कर्ज की। देखिए, एक स्थिति तो वो थी कि हुड्डा साहब के समय में 11,000 करोड़ रुपया साल में कर्ज लिया गया, और कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोविजन कितना किया गया उसी साल के अंदर? मात्र 5,000 करोड़ रुपए। और ये बात तो शायद मित्र कह रहे थे कि बजट पढ़ना आना चाहिए, तो जिनको पढ़ना आता है वो ये बात बेहतर जानते होंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ही वो खर्च होता है जो आपकी आमदन बढ़ाने में सहायक भी होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, वही आपकी आमदन बढ़ाने का सबसे बड़ा कारक बनता है। एक तरफ तो आप कर्ज ज्यादा ले रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम पैसा खर्च कर रहे थे, ये आपकी एक कमी थी जिसको आप स्वीकार करना नहीं चाहते। दूसरी तरफ वर्तमान सरकार है, आप देखिए जब आप ग्रोथ करते हैं तो स्वाभाविक है कि आपको कर्ज लेना पड़ता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप उसको खर्च कहाँ कर रहे हो। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर 55,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रोविजन होता है, उस पे तो ये सवाल खड़ा करेंगे, लेकिन जब 5,000 करोड़ रुपए का होता था उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अच्छा, ठीक है। ढुल साहब कुछ कह रहे हैं, उसके बाद में पंजेटा साहब का। ढुल साहब देखिए, अतुल जी फिर झूठ। अब मैं बताता हूँ इनका झूठ कहाँ पे। इन्होंने टोटल कहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना, मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये कहते हैं कि ये 55,420 करोड़ रुपया जो है हम इसके अंदर लगाने का काम करें, जिसको बड़ा फैनफेयर के साथ इन्होंने बढ़ाने का काम किया है। ठीक है, लेकिन ये नहीं जानते कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर जो है आपका जो लोन की जो किस्त वगैरह है वो उसी के अंदर एंटर। अरे नहीं भाई, अब्दुल साहब ये तूफान मत पेलो भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं जाती वो, ये पूंजीगत निवेश होता है, ये इसमें नहीं जाती। फिर आपको बजट पढ़ना नहीं आता, मैं आपसे पूंजीगत निर्माण, मैं हाँ पूंजीगत निर्माण में खर्च होता है, इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ, तो फिर ये इसका भुगतान में कहाँ चली जाएगी ये? ठीक है, पूंजीगत निर्माण के अंदर टोटल इनका बचता है, पूंजीगत निर्माण के अंदर सिर्फ 16,280 करोड़ रुपया इनका बचता है टोटल बजट का जो है 8.5%। अब ये इन्होंने जीएसडीपी की बड़े प्यार से बात की है, हमने इतना जीएसडीपी बढ़ा। अब ये बताता हूं मैं, 2005-6 से 2014-15 के बीच में जीएसडीपी की एनुअल ग्रोथ रेट 18% थी, और 2014-15 से अब 2022-23 तक घटते हुए एनुअल रह गई है केवल 9%। यानी कि जो एनुअल ग्रोथ जीएसडीपी, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो है मुख्यमंत्री ने दिया है, चाहे हमारे प्रवक्ताओं ने दिया, सबने दिया, सारी भारतीय जनता पार्टी कह रही है जीएसडीपी की ग्रोथ रेट 2014-15 के मुकाबले अब 22-23 के बाद में 24-25, क्योंकि अगले बजट के अंदर आएगी पिछले वाली, वो घट करके आधी रह गई है ग्रोथ। ये है इनके बजट की सच्चाई।
अब अतुल जी मैं कुछ बोल दूं? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अतुल जी मैं कुछ बोलूं? बहुत छोटा सा देखिए, बहुत छोटा सा इनका काउंटर, बहुत छोटा सा उसके बाद प्रोपेगेंडा 5 मिनट है। जाऊंगा, बहुत छोटा काउंटर। इनका प्रोपेगेंडा जो है अतुल जी अब इनको बस्ट कहे तो एक करने मिनट सुनने में भी है। कुछ भी समय नहीं लगने वाला। देखिए अतुल जी मैं एक बात समझना चाहता हूं और अतुल जी मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, जो व्याख्या कैपिटल एक्सपेंडिचर की ढुल साहब ने दी है, मैंने अगर ढुल साहब की पूंजीगत बजट के निर्माण कहा मामले है, में मैंने इतनी अपने आप को जानकारी करेक्ट है किया है। तो मैं I have corrected it. ढुल साहब आप सुन लीजिए। अब देखिए have आपने corrected it. कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिफाइन जो किया, exact word मैं तो वो ये I have जानकारी सुन corrected के it. पूंजीगत निर्माण। मैं तो हैरान हूँ। आप हैरान मत होइए, देखिए, मैं करेक्ट नहीं, कर नहीं, चुका हूं दादा, अपने आप को। जो कैपिटल आप हैरान मत होइए, मैं करेक्ट कर चुका हूं। मुद्दे की बात करें। अच्छा ठीक है ठीक है, अत्रे साहब रोक रहा हूं सर, अब समय की थोड़ी पाबंदी है, माफी चाहूंगा। पंजेटा साहब जल्दी से सिर्फ इतना कि भाई आप कभी पूंजीगत निर्माण के ऊपर चले जाते हैं, जीडीपी पर चले जाते हैं, निर्माण की बात की। ओवरऑल जो ढांचा नया कोई टैक्स नहीं है, ढांचागत कई निर्माण नहीं ऐसे है, ऐलान है जो निर्माण कि की बात महिलाओं की के लिए, युवतियों के लिए है, प्लीज मवेशियों के लिए जो घोषणाएं की गई, तो कुल मिलाकर बैलेंस करने की तो कोशिश की गई है ना। पंजेटा साहब प्लीज एक मिनट, ढुल साहब और अत्रे साहब हो गया भाई, लड़िए ऐसे नहीं, अब बजट पर मत लड़िए भाई, बजट पर मत लड़िए। एक मिनट हो गया दोनों शांत। पंजेटा साहब मुझे हैरानी होती है। I have corrected myself. आप पंजेटा साहब, इस बात को तो भाई फिर यार एक मिनट अत्रे साहब प्लीज सर, ऐसे नहीं एक मिनट भाई, अरे लड़िए मत, ऐसे लड़िए मत भाई, वक्त जाया कर रहे हैं आप। पंजेटा साहब की बारी है, पंजेटा साहब मुद्दे की बात कीजिए, बताइए कि जीएसटी भी घटी है नहीं घटी। आपने एनर्जी झूठ सेक्टर बोला। में एलोकेशन घटाया। ढुल साहब प्लीज सेक्टर में घटाया। अरे भाई अब हो गया, ऐसे बोलेंगे तो किसी को आवाज नहीं जा रही है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज बार बार कह रहा हूं। पंजेटा साहब जी अतुल जी, ऐसा है कि देखिए, अगर मैं भी मोटे मोटे तौर पे बात करूं, अगर जीएसडीपी की बात करूं, तो जीएसडीपी में जो हरियाणा की जीएसडीपी है वो आज देश के टॉप 10 स्टेट्स में भी नहीं है। अगर आप जीएसडीपी के, और ये मैं इकोनॉमिक टाइम्स की पिछले ज्यादा 2 महीने पुराना दिसंबर 2023 का आपको आंकड़ा दे रहा हूँ। देखिए, आंकड़ों में घूमने फिरने के बजाय वैसे तो जो हमने आंकड़े दिए हैं वो परम सत्य है, बिल्कुल। हमने हर बजट हमारे पास होता है, सारों को हम कंपेयर करके तभी बजट का एक परसेंटेज होती है कि आज आपने इतना बजट है तो उसके कितने डिपार्टमेंट में क्या आपने परसेंटेज की एलोकेशन, ठीक है। लेकिन आप ये बताइए, भाजपा के प्रवक्ता से ये पूछिए कि किसको क्या मिला। क्या गैस का सिलेंडर जो इन्होंने अभी जुमला दिया था 5 राज्यों के चुनाव में 450 कर देंगे, क्या यहाँ कर दिया? क्या धान का रेट जो वहां पे 3500 बोल रहे थे, क्या यहाँ कर दिया? मिल रहा है भाई, चेक कर लो। उज्ज्वला योजना में मिल रहा है, चेक कर लो जरा। उज्ज्वला योजना में तो सिर्फ कनेक्शन मिले हैं, बाद में तो सिलेंडर भी नहीं भाई आप बनवाया चेक किसी कर ने। लो यार, चेक कर लिया करो फिर बात किया करो, कोई पहले बात योजना नहीं, पढ़ लो पूरी। आप योजना नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अत्रे जी ऐसा है, जो धरातल के ये आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया, आप करेक्ट कर लो। जो धरातल पे सिचुएशन है और जो असलियत है, आपने पार्लियामेंट में बोला कि नहीं कि जुमला था। आज धान का रेट दे दो, चलो, आपने जो और 5 राज्यों में चुनाव में घोषणा की थी, आज 27 रुपए आप ही की रिपोर्ट कहती है। 750 किसान आपने वादा खिलाफी की। क्या आपने वादा नहीं किया था C2+50 के हिसाब से एमएसपी के ऊपर गारंटी का कानून बनाएंगे? आज आप किसानों के ऊपर कहीं इसके ऊपर बात कर रहे हो। अब बजट से कहां एमएसपी कानून पर चले गए भाई, वो अलग विषय है। सीधा किसानों तीसरे पे आइए। सारे वर्ग है ना, फिर किसान है, अब इन्होंने कहा महिलाएं हैं, महिलाओं को क्या मिला? क्या उनकी रसोई का बजट में कुछ कटौती हुई? कोई एक ऐसा पहलू बताइए कि हाँ आज गृहिणियों के बजट में ये कटौती हुई, आज हमने युवाओं को ये फायदा हुआ, आज आप बताइए कि किसानों को आपने ये फायदा हुआ। ठीक है, दमदमा साहब से इसका जवाब लेता हूं, समय बहुत कम है, माफी चाहूंगा। पंजेटा साहब, दमदमा साहब अगर पढ़ेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि युवाओं के लिए जो इस बजट में योजनाएं घोषित हुई है। अगर आज इस चैनल पर पूरा प्रदेश देखता है जो भी हम यहाँ बात करते हैं, अब कई आंकड़ों की जादूगरी समझ जाते हैं और कई एक सीधे सिंपल में प्रदेश की जनता यही बात कहती है। जो हमारे एनएलडी से प्रवक्ता साहब वो एकदम यही कह रहे कि मिला क्या है। हम उसी विषय पे आ जाते हैं कि मिला क्या है, हमारे जो गरीब है उनको क्या मिला है, किसको क्या मिला है। मैं वही बताना चाहता हूँ कि जो हमारी ये वृद्धावस्था पेंशन थी जो ताऊ देवीलाल जी ने शुरू की थी, ये महिला अब 3000 रुपए पेंशन शुरू, इसके अंदर जोड़ा गया है साथ ही जिस प्रकार से 3000 क्या हम 7500 करेंगे। 3000 तो कुछ भी नहीं है। आपने क्या कर था? आपने क्या कर दी? रजत भाई, अगर कोई आपकी बात सुनता है इसका मतलब ये नहीं कि आपसे कोई कमजोर है। मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता, मेरा स्वभाव नहीं आपके जैसा। आपने पेंशन की बात की ना,
मैंने पेंशन बताया 3,000 दे रहे हैं, और जो मैनिफेस्टो है आप 7500 तब दोगे जब आओगे नहीं, जब आओगे नहीं गवर्नमेंट में नौबत देर होगा, नारादा नोचेगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचेगी, ये तो आपके ऊपर तय है यार। हम अगर आईएनएलडी के ऊपर बात ही नहीं करते, क्योंकि हम इतना भी नहीं समझते कि आपके ऊपर बात की जाए, हम इतना भी नहीं समझते कि आपके ऊपर आईएनएलडी के विषय पे कोई बात भी की जाए, लेकिन आप बीच में करके कुरेद देते हो कि आपके ऊपर चर्चा करी जाए, तो आप अट्रैक्ट करते हो। नहीं भाई, चर्चा सबकी होनी चाहिए, क्यों ना किया जाए। इनेलो की भी बात होगी, बीजेपी की भी बात होगी। धन्मा साहब माफी चाहूंगा सर, समय की थोड़ी पाबंदी आज मेरे साथ, मैं माफी चाहूंगा। देखिए, विपक्ष पूरी तरह से खारिज कर रहा है, इसको तो हम स्वीकार नहीं कर सकते। हाँ, कम या ज्यादा पर चर्चा हो सकती है, जिसको ढुल साहब ने बताया, पनेटा साहब ने बताया, लेकिन अत्रे साहब कह रहे हैं कि इसको थोड़ा और विस्तार से आप लोग अध्ययन करिए, तब असल का जो बजट है वो समझ में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया अत्रे साहब आपका, दमनवा साहब आपका, ढुल साहब आपका, पनेटा साहब आपका भी। तो मौजूदा दौर में जहां बजट पेश किया गया, उसी के साथ साथ विपक्ष ने इसको खारिज कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि हमने अंत्योदय की भावना से बजट बनाया है, हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। राम राम।